अगर आपको लग रहा है दैट यू आर अनश्योर ऑन एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट, प्लीज़ फैमिली प्लानिंग मत करो, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मत करो बच्चे पैदा अगर आप पाल नहीं सकते तो, है ना। क्या ऐसा आपको लगता है कि फादर को कोई पेन नहीं होता होगा? लेकिन मेल्स वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इसलिए कई बार ये जो कहते हैं ना कि मेल्स आर इनसेंसिटिव, ऐसा भी कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उनको अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आया। उनको ये नहीं बताया गया कि आप जब भी परेशान हो, कोई दिक्कत है, तो आप उस सारी चीज़ों को एक्चुअल में हैंडल कैसे करो। कि एक मर्द जितना अच्छा लगता है देखने में, वो उतना ही कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा या वो एक बहुत ही अच्छा इंसान होगा। जो माँ है वो बीवी से ऊपर है भाई, ये बात बीवी को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे कोई कितना ही बोले। लेकिन ये सच्चाई है दैट मेन आर प्रोवाइडर्स। उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को पूरी तरीके से प्रोवाइड करेंगे, एक अपनी पूरी फैमिली को वो शेल्टर देंगे, अपने पार्टनर को सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे, उसकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक अच्छा जो जेंटलमैन होता है ना, वो ऐसा ही होता है। खूबसूरती क्या होती है? खूबसूरती ना बहुत सारे लोगों को लगता है दैट आउटर अपीयरेंस इज द ब्यूटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप 1 महीना भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसकी प्रीचिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, 1 महीने के बाद ही आपके फेस पे ऑटो मोड पे ना मासूमियत आ जाएगी। अच्छा। इतनी पावर है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपकी सोच चेंज हुई ना, सारी चीज़ें, थिंकिंग चेंज हुई। जो ये क्लब्स और ये सारी जगह जो हैं, वहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे आई फील नेगेटिविटी। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हमारे साथ बहुत 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 खास मेहमान मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर हैं, आप इनको जानते होंगे, और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हैं, साक्षी भोगल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, यकीन मानिए ये बातें आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं होंगी, इससे पहले कभी आपने उन बातों पे गौर नहीं किया होगा। लेकिन हाँ, ये बात आपके हर डे टू डे लाइफ में हर दिन होती होगी, आप इसे नोट करते होंगे, लेकिन समझ नहीं पाते होंगे कि इसका करना क्या है। तो चलिए आज इसी पॉडकास्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। साक्षी बताएंगी कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में जिन चीज़ों को रोज़ नोट कर रहे हैं लेकिन लेट गो कर रहे हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो साक्षी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आप सबसे ज़्यादा जो लोगों को बताती हैं, मैसेज देती हैं, रिलेशनशिप पे अवेयर करने की कोशिश करती हैं। आपने ये कैसे सोचा, क्यों सोचा कि मुझे अगर बात करनी है तो लोगों के रिलेशनशिप पे ही करनी है? बात ना एक्चुअल में रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं थी। मैं एक्चुअल में पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ एंड आई स्पेसिफिकली डील विद मेन। तो बात यहाँ पे है कि चलो ठीक है, हम एंटायर पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं, हम आउटर लुक चेंज कर रहे हैं, एटिकेट्स मैनर्स चेंज कर रहे हैं, स्टाइलिंग पार्ट चेंज कर रहे हैं, सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द थॉट प्रोसेस? उसके ऊपर कौन काम करेगा? एक आदमी चाहे कितना ही गुड लुकिंग हो जाए, कितना ही सेंसिबल हो जाए, एकदम उसका क्लासी ड्रेसिंग हो जाए, सारी चीज़ें, बट ऐसा क्यों होता है जब वो मुंह खोलता है तो हमें उससे भागने का मन करता है। तो बात सारी यही आती है कि आप सोच कैसी रखते हो, आप एक्चुअल में आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें ना कहीं अगर आप देखो ना, तो पल्लवी हमारी अपब्रिंगिंग से रिलेटेड होती है कि जिस तरह की हमारी परवरिश हुई है बचपन से, तो वो सोच हमारी आज भी मौजूद होती है ना। अगर हमारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, हमारे पेरेंट्स ने हमें एक बहुत अच्छी एक मॉरल वैल्यूज़ के साथ हमें अगर बड़ा करा है, तो हमारा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, हम सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करेंगे, हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं, जो आउटर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हमारे साथ इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मेल्स हैं वो बहुत अलग टाइप के हो जाते हैं, बहुत एंगर इश्यूज आ जाते हैं उनको, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। हमारी सोसाइटी में बेसिकली ये कहा गया है कि ना मेल एक ना आइडल पर्सनालिटी की तरह है, मतलब ये लोग कभी रो नहीं सकते, झुक नहीं सकते, टूट नहीं सकते, है ना, इनको अलाउड नहीं होता अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करना, इसलिए ना एकदम देखा सहमे से रहते हैं, है ना।
कभी फादर को रोते हुए देखा है? मैंने देखा है, लेकिन बहुत रेयर होता होगा। हाँ बहुत बहुत रेयर, मतलब एक बार देखा है पूरी लाइफ में मैंने अपनी, है ना। लेकिन मदर को बहुत बार रोते हुए देखा। हाँ कई बार। है ना। क्या ऐसा आपको लगता है कि फादर को कोई पेन नहीं होता होगा? क्या होता तकलीफ है, नहीं बिल्कुल, होती? बहुत बहुत, शायद मदर से ज्यादा। मदर से ज्यादा, है ना। जबकि उन पे तो सारा का सारा जो फैमिली को चलाने का जो बोझ है वो भी उनके ऊपर ही है। एग्जैक्टली। लेकिन उनकी मन की एक्शन में कोई सुने क्यों, है ना। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल आप देखो, हार्ट अटैक्स जो हैं वो मेल्स को ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल्स। क्यों? क्योंकि फीमेल्स तो एकदम आउटबर्स्ट कर देती है अपनी फीलिंग्स को, रो के या चिल्ला के या किसी को बोल के। एग्जैक्टली। लेकिन मेल्स वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इसलिए कई बार ये जो कहते हैं ना कि मेल्स आर इनसेंसिटिव, ऐसा भी कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि उनको अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आया। उनको ये नहीं बताया गया कि आप जब भी परेशान हो, कोई दिक्कत है, तो आप उस सारी चीज़ों को एक्चुअल में हैंडल कैसे करो। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो मैं देखे सारी चीज़ों के अंदर, तो मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा ना अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे से सुधर जाएं इनिशियल लेवल पे ही, तो आगे आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। अच्छा, आप अक्सर मर्दों के इनर पार्ट की बात करती हैं, मतलब अंदरूनी जो वो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं। इसके साथ ही आप उनके आउटर पार्ट की भी बात करती हैं, मतलब उन्हें ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, उन्हें कितना खूबसूरत लगना चाहिए, उसे कितना जेंटलमैन लगना चाहिए, उसे कितना डैशिंग लगना चाहिए। आप क्या सच में ये महसूस करती हूँ कि एक मर्द जितना अच्छा लगता है देखने में, वो उतना ही कॉन्फिडेंट होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का हमारे आउटर लुक से मतलब ठीक है, आउटर लुक जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, या वो एक बहुत ही अच्छा इंसान होगा, या उसकी सीरत बहुत अच्छी होगी, है ना। ऐसा कुछ भी कोई कोरिलेशन नहीं है। ये हमारा काम है जो हमें ये सारी चीज़ों के अंदर कोरिलेशन बिठाने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो हर एक चीज़ के अंदर एकदम कहते हैं ना 100% परफेक्ट बनते हैं। तो ये हमारा काम है। लेकिन इस तरीके, या अगर आप कहो कि बहुत गुड लुकिंग है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या वो बहुत ही एक अच्छा इंसान होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत गुड लुकिंग हैं लेकिन उनको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा उनके अंदर कमी है, या फिर ऐसे भी हैं जो बहुत गुड लुकिंग है जो जानते ही नहीं इस बात को कि वो गुड लुकिंग है। हाँ, बिल्कुल, ऐसे भी हैं। और कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। बिल्कुल, बहुत हाई है। तो इसका तो कोई कोरिलेशन है नहीं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ढंग से चैनलाइज कर दो सारी चीज़ों को लेके, तो फिर तब आप एकदम बन सकते हो, एकदम एप्रोप्रिएट। अच्छा, तो अब तक जो हमें देख रहे हैं उनमें कुछ बहुत सारी फीमेल्स भी होंगी, कहीं उन्हें ये ना लग जाए कि हम सिर्फ मर्दों पे बात करने के लिए आज बैठे हैं, तो ज़रा उनकी भी बातें कर लेते हैं। साक्षी, आज का जो जनरेशन है वो बहुत बदल रहा है। एक घर में अगर पति पत्नी है, दोनों वर्किंग हैं, महिलाएं भी वर्किंग हैं। अब उन केस में अगर वो मदर हैं, वर्किंग मदर, अब ऐसे में आजकल सबसे ज़्यादा जो कल्चर बदला है वो बदला है बच्चों की परवरिश का। नौकरी करना भी ज़रूरी है, घर चलाना भी ज़रूरी है। हाँ, हालांकि ये बहुत कम केसेस में होता है कि औरतें नौकरी कर रही हैं, या ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि उस खर्च को उठाने के लिए औरत को नौकरी करनी पड़े। बावजूद इसके जो औरतें नौकरी कर रही हैं उनके बच्चे क्रच में पल रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। सोसाइटी इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर भी नहीं पा रही है, बावजूद इसके लोग इसे इस तरीके से देखते हैं कि इस माँ ने अपने बच्चे की परवरिश नहीं की है उस तरीके से, क्योंकि इसका बच्चा तो 5 साल 6 साल तक तो क्रच में ही रहा है। अभी भी 10 साल 12 साल तक के बच्चे भी क्रच में रहते हैं। वो जो पूरा इस वक्त नरिश हो रहा है बच्चा क्रच में, घर में नहीं, माँ के पास नहीं। अब सोसाइटी का एक नज़रिया बदला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या होता है कि ना, सबसे पहली बात मैं इसमें बोलूँगी कि एक जो फैमिली जो है, हस्बैंड वाइफ, एक तो इस चीज़ के लेके आप हमेशा प्रिपेयर हो जाओ कि अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो आपको वो फैमिली प्लानिंग तब ही करनी चाहिए जब आप मेंटली हर चीज़ की सिचुएशन को लेके आप 100% श्योर हो, चाहे फाइनेंशियली। एग्जैक्टली। अगर आपको लग रहा है दैट यू आर अनश्योर ऑन एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट, प्लीज़ फैमिली प्लानिंग मत करो, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मत करो बच्चे पैदा अगर आप पाल नहीं सकते तो। अगर आप पैदा कर रहे हो तो उसको पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है।
ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड और वाइफ की है। ऐसा नहीं है कि अकेली औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है, दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो होता है फैमिली का, स्पेसिफिकली दादा दादी और नाना नानी। हमारा जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना, न्यूक्लियर फैमिली का चल रहा है, लोग रहना नहीं चाहते, स्पेशली जो बहुएं जो हैं वो सास के साथ टिकना नहीं चाहती हैं। लेकिन आप ना आप मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के लोग जो हैं वो उस पर्टिकुलर उस थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन को लेके क्यों इतना सोचते हैं। आप लॉन्ग टर्म क्यों नहीं प्लानिंग लेते हो? आप खुद सोचो, जब आप खुद बाहर जाओगे, है ना, तो बच्चे को पीछे से कौन देखेगा? अब एक जो आपका सर्वेंट देखे, एक वो क्रैच में जाए और एक उसकी अगर दादी देखे, तो कितना फर्क होगा उन तीनों बच्चों में। बिल्कुल, आप सोच के ये चीज देखो, है ना। अब आप अगर सपोज कि क्रैच में अपना बच्चा डाल रहे हो, है ना, कितने लोग होंगे? 2 या 3 लोग, और उनके पास बच्चे कितने होंगे? 10 से 15, है ना। पूरा परिवार मिलके एक बच्चा पाल पोस के बड़ा करता है, इतने एफर्ट लगते हैं बच्चे को उसके पालने के अंदर। अब आप सोचो कि वो 2 या 3 लोग इतने सारे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना ज्यादा हाई होगा? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो ढंग से सुनते तो है नहीं, कहना तो मानते नहीं, ना समझ होते हैं। तो ऐसे केस में उनका जो फ्रस्ट्रेशन जो है, जो नेगेटिव ऑरा जो है, वो जा किसके पास रहा है? उन बच्चों के पास। तो अब आप सोचो कि आपके बच्चे किस टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर बड़े हो रहे हैं। हेटेडनेस, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, कोई पैम्परनेस नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं। इस टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर वो पल रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे इतने टाइप के बच्चे हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। आप ये देखो, कुछ बहुत ज़्यादा प्यार भरे बैकग्राउंड के अंदर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे लड़ाइयाँ देखते होंगे। तो इस टाइप के बच्चे जब आपस में हैं, है ना, तो आप सोचो वो कितना अलग है। अब बात यहाँ पे कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे स्कूल भी तो जाते हैं, वहाँ से भी वो चीज़ देख सकते हैं। लेकिन स्कूल के अंदर देखो, स्कूल ना एक्चुअल में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, एक माहौल होता है, एक माहौल होता है वहाँ पे। उनका काम ही है बच्चों को एकदम प्रॉपर तरीके से उनको गाइडलाइन देना, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन पाए। लेकिन ये सिस्टम हमारा क्रैच के अंदर नहीं है, वो चीज़, है ना। अब रही बात कि अगर जैसे हम लोग हमारी बात करें, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें कभी क्रैच में नहीं डाला, आपको नहीं डाला होगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना, हमें भी नहीं डाला। आज हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज हैं, आज हम रिश्तों को समझते हैं, आज हम चीज़ों को समझते हैं, आज हम हमारी माँ को वो वैल्यू देते हैं, हमारे पिताजी को वैल्यू देते हैं। जो आपको लगता है कि आपके जो बच्चे होंगे, क्या वो वैल्यू हम लोगों को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनकी परवरिश जो है ना वो एक क्रैच के अंदर कर दी, राइट। अब वही परवरिश अगर सोचो कि आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ रहते हैं, सपोज वो बच्चा अपने दादा दादी के पास पल रहा है, सपोज वो बच्चा नाना नानी के पास पल रहा है ना, तो वो बच्चा कितना अच्छा निकलेगा। बिल्कुल सही बात। आपके बैकएंड के अंदर उनको कौन वो वैल्यूज दे रहा है? आपके ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। तो वो भी तो वही चीजें सिखा रहे हैं ना जो आप लोग सीख सीख के बड़े हो, तो वही वो आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आप उनको बोलो, वो आपकी हेल्प करेंगे, एक फैमिली जो सपोर्ट होगा वो उनको मॉरल वैल्यूज देंगे। लेकिन अब ये है ना कि जो हमारी जो लड़कियां जो हैं आजकल की, जो शादी करके, क्या सास बड़ा परेशान करती है, बहुत लड़ाई होती है, कलेश होते हैं, हस्बैंड बोलते हैं यहाँ प्राइवेसी खत्म हो गई है, मम्मी पापा आ गए हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि ठीक है, वो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, है ना, वो बोलेंगे, उनका राइट है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए इन सब चीज़ों का। एट द एंड आप ये तो देखो कि आपका बच्चा कितने अच्छे एनवायरनमेंट में है, आप ये चीज़ देखो। इनफैक्ट अगर वो बोल भी रहे हैं तो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं ना, है ना। ठीक है, वो करंट सिचुएशन को नहीं समझते, लेकिन अगर कहते हैं ना दुधारू गाय की लात भी भली, है ना, अगर वो 4 गालियाँ दे भी रहे हैं, चुपचाप सुन लो ना, माँ बाप ही तो हैं, हम भी तो पिट पिट के बड़े हुए हैं। तो अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो कहाँ गलत किया उन्होंने, क्या बुरा है? कम से कम वो बच्चा ये सारी चीज़ें देखेगा अपनी नज़रों के सामने कि हम अपने दादा दादी नाना नानी को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को किस तरीके से रखते हैं। अगर हम उनको बड़े प्यार से रखें हमारे पेरेंट्स को, तो वो बच्चा जो है आगे बड़ा होके वो भी हमें उसी लेवल की ट्रीटमेंट देगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा ने दादा दादी को बड़े प्यार से रखा, उनकी बड़ी केयर करी, तो अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मम्मी पापा की तरफ एकदम उसका रुझान हो, बड़े प्यार से उनको रखे। तो ये हम ना हमारे
ट्रांसफर होती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन। अब वहीं पे आप ये चीज़ सोचो कि एक बच्चा जो है क्रैच में जाता है, घर आता है, मम्मी पापा आपस में लड़ाई करते हैं, उसके बाद दोनों ड्रिंक और वो स्मोकिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं, बच्चा देखता है सारी चीज़ें। अब आप सोचो वो बच्चे को क्या परवरिश मिल रही होगी, वो थोड़ा सा बड़ा होगा वो भी ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देगा। आपने उसको क्या वैल्यूज दी, कुछ भी नहीं। वहीं पे अगर उसकी दादी होती है ना, लगाती कान के नीचे दो, लाइन पे आ जाता। सही बात है, बिल्कुल। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब आप रिलेशनशिप पे बात करती हैं, एक मर्द जब वो शादी करता है, उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी मम्मी और अपनी वाइफ के बीच में उस रिलेशनशिप के बैलेंस को बनाना, जहां वो उस तरह के कलेश में ना पड़ते हुए जो एक सास बहू के बीच में होती है, उसमें ना पड़ते हुए भी दोनों को खुश करे। मतलब कहीं से भी उसे ये ना, उसके वाइफ या माँ को ये ना महसूस हो कि ये उसकी तरफ चला गया तो ये उसकी तरफ चला। ये आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे आजकल के मर्द यानी हस्बैंड्स फेस कर रहे हैं। ट्रू। इसको ना एक्चुअल में ये सिर्फ आदमी के समझने की बात नहीं है, ये आदमी, माँ और बीवी तीनों के समझने की बात है। तीनों अपना अपना रोल अगर ढंग से निभाएं तो कोई भी परेशान नहीं होगा। जैसे अगर हस्बैंड एंड वाइफ की बात करूं तो दोनों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। जो माँ है वो बीवी से ऊपर है भाई, ये बात बीवी को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये मान लो, वो मान लो आप ये चीज़, तो कंपैरिजन तो खत्म हो गया पहली बात, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू रखती है ना। अब रही बात, चलो ठीक है कि अगर जैसे इसको बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं, सपोज कि कोई बात है ना, आपकी मम्मी आपकी वाइफ के लिए बोल रही है ना, कि तुम्हारी बीवी ऐसे करती है तुम्हारे पीठ पीछे, ये करती है वो करती है, ठीक है। आप अपनी मम्मी के सामने अपनी वाइफ को मत डांटो, कुछ मत बोलो, बोलते हाँ मम्मी मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ। आप अकेले में अपनी वाइफ से बात करो, उसमें भी डांटो मत, समझो भाई क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत है, बैठो बात करो, समझाओ उनको, तो वो चीज़ें समझेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मम्मी बहुत ज़्यादा ही बार बार छोटी से छोटी चीज़ों के अंदर टोक रही है, तो आप अपनी मम्मी से भी बात करो, लेकिन आपस में एक दूसरे के सामने मत करो ये सारी चीज़ें। किसी को डांटना एक दूसरे के सामने, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी औरतें हैं ना आजकल की, शादी होते ही उनका जो फर्स्ट मोटिव होता है कि मैं तो अपने हस्बैंड को लेके दूसरे घर में जा रही हूँ। हाँ, ये मोटिव आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हम तो भाई पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, हम ना अलग ही रहेंगे। आप एक चीज बताओ, नॉर्मली है ना, अगर एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया जाए, क्या दोनों में से कोई भी खुश रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा ना। आप ये क्यों नहीं समझते कि कल को जाके आपने भी माँ बनना है ना। आप एक बच्चे को, है ना, ठीक है वो आपका पति है ना, लेकिन वो भी तो उसकी माँ है ना। माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं है। आप उसको अपनी माँ से दूर कर रहे हो, आप ऐसा करके क्या आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो? फिर औरत इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि नहीं मैं तो उसको इतना प्यार करूंगी, इतना खुश रखूंगी, वो सही रहेगा, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता, पता है। अंदर से तो खुश नहीं रहता, बिल्कुल खुश नहीं रहता। वो हमेशा उसके मन में ये बात आएगी कि यार मेरी माँ ने मुझे बचपन से लेके आज तक बड़ा किया है, ये कल की ये लड़की मुझे मेरी माँ से दूर कर रही है ना। आपको क्या लग रहा है, आप इतना उसको जितना भी प्यार दे दोगे ना कहीं वो जाके फ्रस्ट्रेटेड रहेगा ही रहेगा वो आदमी, और वो फ्रस्ट्रेशन एट द एंड किस पे निकलेगी? आप पे। तो आपका जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो तो बचा ही नहीं ना। बिल्कुल। तो बेटर ये है ना कि थोड़ा सा उसकी मम्मी के साथ भी आप एडजस्टमेंट कर लो, है ना। अब रही बात उसकी मम्मी, क्यों उसकी मम्मी, आपकी मम्मी क्यों नहीं? आप उसको अपनी मदर मानो ना। मानो, बिल्कुल मानो। एग्जैक्टली, जैसे आप अपनी मम्मी के साथ रहते हो वैसे उनके साथ रहो। अब बात ये आती है कि यार सास और बहू कभी माँ बेटी नहीं बन सकते। मान लिया चलो माँ बेटी नहीं बन सकते, दोस्त तो बन सकते हैं। दोस्त बन सकते हैं। आप दोस्ती रखो कि मम्मी आप जो भी बात है ना, आपको डांटना है मुझे डांटो, है ना। मम्मी जो भी मुझे आपकी बात सही नहीं लगी मैं आपको बोलूंगी, लेकिन अपने बेटे को जाके मत बोलो प्लीज, उधर मत बोलो, मुझे डायरेक्ट बोलो, जो भी बात है। ठीक है मैं नहीं सुनूंगी, मेरे कान के नीचे 2 लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी मम्मी ने डांटती मेरे को? क्या मेरी मम्मी कुछ नहीं कहती? मतलब आपकी मम्मी आपको कुछ कह दे तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन आपके हस्बैंड की मम्मी आपको कुछ बोल दे तो आपको बुरा लग जाता है। क्यों भाई? वो भी तो माँ है ना, घर तो उनका भी है। और रही बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
माँ को भी ना हर छोटी से छोटी चीज़ के अंदर ना ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए कि हर एक बारीक से बारीक चीज़ों को लेके भी आप टॉन्ट कसे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कुछ ना कुछ करे जा रहे हो। नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप चीज़ों को ना ईज आउट कर दो। जैसे हमारे घर के रिवाज हैं, रस्में हैं, नई बहू आएगी तो इन सारी चीज़ों को निभाएगी, है ना। अरे क्या हो जाएगा अगर 10 में से वो 4 चीज़ें नहीं करेगी तो? सही बात है, क्या हो जाएगा? हाँ, तो मतलब ये दोनों तरफ से उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से वो मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आप चीज़ों को ईज आउट करो। जैसे देखा है, जब शादी करके दुल्हन जाती है ना, तो उसको कहीं ना कहीं वो भी परेशान होती है कि पेरेंट्स को छोड़ के आई है, तो वो बड़ा लोनली फील कर रही होती है ना। अब जब इंसान ज़्यादातर लोनली फील कर रहा होता है तो वो जनरली अकेला बैठा होता है, वो अपने कमरे में अकेली बैठी है ना। आप सास हो, ठीक है, आप उसके कमरे में जाओ, बोलो बेटा तू अकेली क्यों बैठी है, आजा बाहर आके बैठ, हमसे बात कर, हम तुझसे बात करेंगे, क्या हो गया, मैं हूँ ना तेरी मम्मी, बात करती हूँ ना। आप इतना बोल दो कि क्या हो जाएगा आपका, कुछ नहीं होगा ना, उसका भी तो मन हल्का हो जाएगा। तो एक होता है ना, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने के लिए स्टेप तो आपको ही उठाना है ना। आप ये चीज सोचो कि घर में कितनी शांति होगी, घर में शांति होगी तो आपका बेटा भी खुश रहेगा, है ना, आपका हस्बैंड भी खुश रहेगा, वो शांत रहेगा। क्या चलो घर में कलेश नहीं हो रहा है, आपस में चलो दोनों अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है ना। बस ये है कि सबको ये चीजें समझनी चाहिए। अगर आप बहुत ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ हो, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के साथ हो, तो थोड़े से मॉडर्न हो जाओ। अगर आप बहुत ज्यादा मॉडर्न थिंकिंग के, अगर आप थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हो जाओ, थोड़े से ट्रेडिशनल हो जाओ, हाँ, तो बैलेंस बना के चलो, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। जब आगे फैमिली लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि वो तो बढ़ेगी, है ना, तो वो बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ। आज की लाइफ में ज्यादातर देखने को मिल गया है कि अगर पति पत्नी के बीच निभती नहीं है तो वो आराम से एक दूसरे को नहीं छोड़ते, वो या तो एक दूसरे को तंग करते हैं, चाहे वो कोर्ट में घसीटने की बात हो या उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेने की बात हो। मामला अगर एक वाइफ और एक हस्बैंड अलग होना चाहते हैं तो वो कोर्ट से ही अलग होंगे, लेकिन एक अच्छे नोट पे होना चाहिए। बावजूद इसके ये बिल्कुल उल्टा दिखता है आजकल की, एकदम अपनी भी इज्जत खराब कर ली, हस्बैंड की भी इज्जत खराब हो गई, परिवार की भी इज्जत खराब हो गई। अभी ये जो चल रहा है आजकल, उस पर आप क्या कहती हैं? पल्लवी, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार ही नहीं होगा, है ना, तो डाइवोर्स तो होगा, है ना। अब डाइवोर्स किसी भी ग्राउंड पे हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी तरीके से हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। प्यार होता तो डाइवोर्स नहीं होता ना। नहीं होता। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते, प्यार करते, तो आप इस सिचुएशन में कभी आते ही नहीं, है ना। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ना, जनरली क्या होता है कि लोगों के अंदर ना एक पेशेंस लेवल आजकल खत्म हो गया है। कोई भी छोटी सी बात होगी, जाके तुरंत वो लेके ना डाइवोर्स लेने चले जाते हैं। मतलब एक वो होती है ना कि इतना बड़ा ईगो लेके आप कहाँ जाओगे, थोड़ा सा झुक जाओ ना, कोई बात नहीं। अगर आपके झुकने से अगर रिश्ता बच रहा है, सही चल रहा है, तो झुकने में कोई बुराई नहीं है ना। आप एक वो कहते हैं, मैं हमेशा अपनी काउंसलिंग में ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको अगर अपनी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रखनी है तो सबसे पहले ना आप सामने वाले से बात करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बात करना। लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, लोग ओपनली अपने चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, या तो उसमें मैनिपुलेशन डाल देंगे या छोटी सी बात वो बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि ना, जैसे आपका हस्बैंड है, बाहर गया है ना, आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया, आप उसको फ़ोन करो कि ना, हाँ जी क्या कर रहे हो, बैठा था। अरे यार ये क्या जवाब हुआ, बैठा था। तो ये ना मेल्स की आदत होती है, मतलब दे आर नॉट ज़्यादा खुल के नहीं बात करते हैं, है ना। तो आप ना अगर स्टार्टिंग में ही अपने रिलेशनशिप जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे ना अपने सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बताओ अपने पार्टनर को कि भाई ये मेरा थॉट प्रोसेस है, इस तरीके से मैं अपना रिलेशनशिप चाहता हूँ, मेरे लिए ये नॉन नेगोशिएबल पॉइंटर्स हैं, ये मेरे लिए डील ब्रेकर वाले पॉइंट्स हैं, है ना, और इस तरीके से मेरी सोच है। सामने वाला भी अपनी अपनी चीज़ें बताएगा, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट क्रिएट कर लो कि हाँ भाई ये चीज़ें हम इस हिसाब से चलेंगे, ये हमारा, ताकि आपको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों पता हो। एग्जैक्टली। सिर्फ मुंह उठा के चले आना कि भाई शादी होनी है ना, और एक प्रॉपर शादी, वेडिंग चाहिए लोगों को आजकल, फैंसी वेडिंग, तो उसके चक्कर में लोग शादी कर लेते हैं,
कि भाई चलो गिफ्ट्स आएंगे, आउटफिट्स आएंगे और ये वो, मतलब आप अपनी सोच देखो, बात सिर्फ एक दिन के खेल की नहीं है, पूरी लाइफ इससे इंडल्ज होती है। अच्छा, मैं कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देख रही थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत काफ़ी सीनियर लेडी थी, आई थिंक बहुत रिनाउंड होंगी। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो क्लिप में उनकी तस्वीर जोड़ूं। उनसे किसी ने पूछा कि आप औरतों को या फिर पूरे लोगों को दरअसल आप क्या कहना चाहती हैं, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, तो उन्होंने एक ही वर्ड कहा नेवर मैरी। अब कई जगहों पर इस तरीके की बातें सुनने को मिल जाती हैं, शादी नहीं करनी चाहिए यार, शादी नहीं करनी चाहिए। अक्सर पुरुष भी, मर्द भी कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए यार, शादी करके फंस के। महिलाएं भी कहती हैं शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? शादी करनी चाहिए, लेकिन तब करनी चाहिए जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो शादी करने के लिए। जब आप इस चीज़ के लिए 100% आपका दिल एग्री कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, अपने इमोशंस, अपना बेड, अपना रूम, अपनी अलमीरा, अपनी लाइफ, एक एक चीज़ आपको सामने वाले के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड हो तो आप शादी करो। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग एक सीरियस रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता है एक सीरियस रिलेशनशिप में इंडल्ज होना, वो लोग एक बहुत अच्छे मैरिड कपल भी साबित होते हैं। मतलब वो, उनको तो शादी करनी ही चाहिए। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, और जो इतने ज़्यादा ईगो में, भाई मेरी फ्रीडम, मेरी लाइफ, मेरा करियर, मैं जिनके दिमाग में सबसे ज़्यादा घूम रहा होता है ना, तो उनको तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और बाद में जाके फिर वो लोग डाइवोर्स लेते हैं। अच्छा, अब इस पूरे रिलेशनशिप से थोड़ा सा बाहर आकर बात करते हैं मर्दों की पर्सनालिटी पे। हर कहते हैं कि मर्द का जो आउटर शेल है वो नहीं बताता है कि वो अंदर से कैसा है। अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, चूंकि आप बहुत सारे लोगों को काउंसिल करती हैं, ऐसे में ऐसी कौन सी चीज़ आपने बहुत कॉमनली नोटिस की है जो सारे मर्दों में होती है? मर्दों के अंदर सबसे कॉमन चीज़ जो होती है कि ना, जैसे ही वो ना स्ट्रेस में आते हैं, कोई भी उनको टेंशन, अच्छा मेल के ना एक ही चीज़ होती है, मेल आर नॉट मल्टीटास्किंग। अच्छा, औरतें मल्टीटास्किंग होते हैं, आदमी मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं। वो एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, उनके अंदर ये उनको बनाया है सर, प्रेशर बर्दाश्त नहीं है उनको, है ना। तो उनका ना बेसिकली ये है कि जैसे आप उनको थोड़ा सा काम दो, जैसे सपोज कि आपने एक पर्टिकुलर थोड़ा सा उनको काम दिया कि भाई आपने ये काम करना है, वो उसको इतना एग्जैजरेट करके बताएंगे, पता है मैंने ये किया, मेरे इतने एफर्ट्स लगे उस काम को करने के लिए, मैं इतना थक। ये सारे आदमियों की आदत होती है, इतने से काम को, राई बराबर काम को बिल्कुल पहाड़ की तरह दिखाना, है ना। मतलब वो एक्चुअल में अगर इतना ज्यादा काम सीरियसली होने लग जाए ना, तो पता नहीं इंसान तो जिए ही नहीं, 24 घंटे भी कम पड़ने लग जाए। लेकिन बात है कि वो ना मल्टीटास्किंग नहीं है, एक उनके अंदर सबसे कॉमन चीज़ ये है। तो उनके साथ क्या होता है कि जब वो किसी स्ट्रेस में जाते हैं, या उनको जब कोई इशू होता है, या जब उनका मन दुखी होता है, तो वो ना एकदम साइलेंट मोड में चले जाते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है मेल्स के अंदर। उनको लगता है कि ना, मैं अगर किसी को बोलूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ, है ना, पहली बात तो वो इस चीज़ को ईगो पे ले जाते हैं। उनको लगता है कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, उसको कोई दूसरा आदमी जो है वो सोचेगा कि भाई मैं इतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया। वो ना हमेशा एक वो होता है ना, बिना बोले अपने ये फील करना कि भाई मेरा ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा है दूसरे आदमियों के साथ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा होता, लेकिन उनको ये लगता है। तो इस वजह से उनको ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करे, उससे बेटर तो मैं ही सॉल्व कर लूँगा, ये है। तो वो जनरली क्या होता है कि ना एकदम साइलेंट मोड में चले जाते हैं, और फिर जब वो एकदम रिवाइव करते हैं उस सिचुएशन को, एकदम सोचते हैं कि हाँ भाई अब इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, तब जाके वो फिर आके नॉर्मलाइज होते हैं, तब वो बात करनी स्टार्ट करते हैं, तब वो चीज़ें अपनी एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन तब तक उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होती कि तब तक उनकी वाइफ या उनके पार्टनर ने ना कलेश मचा दिया है, क्योंकि वो उनसे बार क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई, बोलते क्यों नहीं हो, बताते क्यों नहीं हो। तो फीमेल को लगता है वो ना सेल्फ ब्लेम पे ले जाते, मैंने तो नहीं कुछ कर दिया, मेरी वजह से तुम परेशान हो रहे, क्या बात है क्या बात है। तो वो पूछ के ना फिर आदमी जो है ना एकदम फट पड़ना, वो चीज़ हो जाती है, फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अच्छा, हमने कई बार, हम तो जानते हैं कि परफेक्ट वुमन कैसी होती है, हर लोगों ने, हर एक बड़े बुजुर्ग, दोस्त, सब ने यही बताया होता है शुरू से ही कि एक परफेक्ट वुमन कैसी होनी चाहिए या होती है। परफेक्ट मैन कैसा होता है, या कैसा होना चाहिए एक परफेक्ट मैन को? परफेक्ट मैन ऐसा होना चाहिए जो ना सबसे पहले औरतों को रिस्पेक्ट दे,
जो भी औरत है उसकी जिंदगी में, जो भी है, आप जैसी भी है, जो भी है ना, आप उसको रिस्पेक्ट दो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, सर माथे पे बिठा के रखो। आप तो बल्कि आपकी लाइफ में कोई लड़की आए, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, तो आप तो बल्कि ये सोचो कि अगर आपकी बेटी है और उसके साथ अगर किसी ने कुछ बुरा करा तो आपको बुरा लगेगा ना, है ना। तो ये तो सोचो कि वो भी तो किसी की बेटी है ना। अगर आप इस चीज़ को ये समझ जाओ कि वो भी किसी की बेटी है ना, तो आप अपने आप ही उसके साथ ना बुरा करना बंद कर दोगे, उसको परेशान करना बंद कर दोगे, है ना। क्योंकि क्या पता फ्यूचर में जाके आपकी सच में बेटी हो जाए, है ना। तो पहली चीज़ कि आप ना जो फीमेल्स को ना बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ना अपना जो सोच है वो ना ब्रॉड माइंडेड रखो। ब्रॉड माइंडेड इन द सेंस कि जहाँ पे आपको लग रहा है छोटी छोटी चीज़ में टोकना, छोटी छोटी चीज़ के अंदर बोलना, इरिटेट हो जाना, है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, है ना। और एक बहुत बड़ी चीज़ है प्रोवाइडर, है ना। देखो क्या होता है कि ना, चाहे कोई कितना ही बोले, लेकिन ये सच्चाई है दैट मेन आर प्रोवाइडर्स। उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर पूरी तरीके से प्रोवाइड करेंगे, एक अपनी पूरी फैमिली को वो शेल्टर देंगे, अपने पार्टनर को सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे, उसकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक अच्छा जो जेंटलमैन होता है ना, वो ऐसा ही होता है कि वो उसको प्रोटेक्शन दे। अब वो प्रोटेक्शन कैसे भी हो सकती है, उसकी सेफ्टी, या तो वो फाइनेंशियल नीड्स उसकी पूरी करे, या उससे बात करके उसकी इमोशनल नीड पूरी करे, कैसे भी करे, लेकिन है तो वो प्रोवाइडर ही ना, है ना। और एक अच्छा प्रोवाइडर बनने में क्या दिक्कत है? अगर एक औरत को ये सारी चीज़ें अगर मिल जाए एक आदमी में, है ना, तो वो औरत हमेशा आपसे प्यार ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठाते हो, है ना, आप मेहनत करते हो, आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आप उनसे बात करते हो ना, तो वो खुश रहेगी। बिल्कुल। और इसे इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि एक्सट्रीम नीड, कि आज तुम 1 लाख ला रहे हो तो कल 4 लाख लेके आओ, वो भी सही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही साक्षी। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, खूबसूरती क्या होती है? ओके, खूबसूरती ना बहुत सारे लोगों को लगता है दैट आउटर अपीयरेंस इज द ब्यूटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आउटर अपीयरेंस मैटर करता है अनडाउटेडली। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ही खूबसूरत औरत है, वो ये ऐसे ही बिस्तर से उठ के अगर कहीं चली जाएगी तो ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो आउटर अपीयरेंस तो मैटर करता है, लेकिन अगर हम दिल से बहुत अच्छे होते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं, हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, है ना, तो वो जो ब्यूटी होती है ना, वो हमारे फेस से दिखती है। कभी आपने देखा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना शक्ल से बहुत कनिंग होते हैं, है ना, बहुत चालाक दिखते हैं, तो वो एक्चुअल में अंदर से भी वैसे ही होते हैं। क्योंकि हम जैसा सोच रखते हैं, हम जैसी भावनाएं रखते हैं, वो चेहरे पे आ जाता है, वो हमारे चेहरे पे आती है, वो हमारे फेस से दिखती है ना। अब जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे सपोज कि आप अभी इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, आप 1 महीना भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसकी प्रीचिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। 1 महीने के बाद ही आपके फेस पे ऑटो मोड पे ना मासूमियत आ जाएगी। अच्छा। इतनी पावर है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपकी सोच चेंज हुई ना, सारी चीज़ें, थिंकिंग चेंज हो। आज जैसे मुझे बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि आप अच्छे दिखते हो, मुझे बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, मैम आप मेकअप मत किया करो। मेकअप तो करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। लेकिन वो है ना, जो बेसिकली जो इनोसेंस जो है वो अंदर से, आपकी सोच अच्छी है तो वो आपके चेहरे पे झलकेगी। आज जो मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि यार, जो मुझे रियल में देखते हैं, वो बोलते हैं यार ये अच्छी दिखती है, स्वीट दिखती है, क्यूट दिखती है, इससे बात करने का मन करता है, एक अट्रैक्शन सी फील होती है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को हील करती रहती हूँ। अगर आप अपने आप को हील करते रहो, अगर आप अपनी सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव आउटलुक आप रखो, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो आपकी जो ब्यूटी हो गई, वो आउटर के साथ साथ आपकी इनर चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वहीं पे आप ये देखो कि ये जो रेपिस्ट हैं, ये जितने जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, है ना, जो जेल के अंदर जो हैं कैदी और ये सारे, इनकी शक्लें देखो, आप देख के डर लगता है। सही कहा आपने, क्योंकि उनकी सीरत वैसी हो चुकी है, तो वो चेहरे पे आ जाती है, वो चेहरे पे आती है। बॉडी लैंग्वेज इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप इंसान के
बारे में उसको एंटायरली रीड कर सकते हो उसके बिना मुंह खोले। इतनी पावर है इसमें। और मैं लोगों को ये चीज़ समझाने की सिखाने की कोशिश करती हूँ कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप कैसे अपना एक पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें दिखती हैं फेस पे। बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने कि आप जैसे भीतर से होते हो वैसे ही बाहर से लगते हो। तो खूबसूरत अंदर से होना ज़रूरी है, बाहर के लिए तो मेकअप बना ही है। नहीं, बाहर से भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ों का वो है, मिक्स एंड मैच है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, आप कोई भी बच्चा उठा के देख लो, मजाले कोई बच्चा बदसूरत दिखेगा। सही बात, सब एक जैसे प्यारे से सुंदर से लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई वो नहीं होती, कोई भावना नहीं तब तक पैदा होती है। मासूम होते हैं ना, तो वो मासूमियत दिखती है ना। तो वो मासूमियत, अब जैसे अमीषा पटेल जब यंग उस टाइम पे कितना इनोसेंट फेस था उनका, मनीषा कोइराला जब यंग टाइम में कितना इनोसेंट फेस था। तो वो ब्यूटी जो है उनकी इनर ब्यूटी है, जो उनके फेस पे वो चीज़ झलकती थी, है ना। तो बस आप इतने प्यारे दिखते हो, इतना इनोसेंट आपका फेस है, वो कनिंगनेस है नहीं कहीं पे भी, है ना। तो बस ये है कि हम अगर अपनी फीलिंग्स को अगर अच्छे सही डायरेक्शन दें, सही रूट दें, तो वो स्वीटनेस जो है हमारे फेस पे दिखने लगेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात होती है, आप कई लोगों को काउंसिल करती हैं, कई लोगों को आपने ज़ीरो से हीरो बनाया है, कोशिश करती हैं कि वो जब किसी के साथ उठे बैठें तो ऐसे दिखें कि एक जेंटलमैन हो। लड़कियों को भी आप काउंसिल करती रहती हैं, लेकिन एक जो बेसिक सवाल है वो ये, आजकल जिस तरीके से जनरेशन बदल रही है उसमें अंग्रेजी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो चुका है। आप चूंकि खुद ट्रेनिंग देती हैं, तो क्या आप भी इस पे फोकस करती हैं कि हर एक लड़के हर एक लड़की को इंग्लिश आनी चाहिए, बिना इंग्लिश के वो उनकी जो ग्रूमिंग है वो नहीं हो पाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वो आपके कॉर्पोरेट में, आपके जॉब के अंदर, करियर में हेल्प आउट करेगी, लेकिन ओवरऑल जो है बाकी सब चीज़ों में इतना कोई बहुत खास रोल प्ले नहीं करेगी। आप एक चीज़ बताओ, अगर आपकी सोच घटिया है, फिर आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, क्या स्टिल आप लोगों को ट्रैक कर पाओगे अपनी तरफ? नहीं कर पाओगे, है ना। वहीं पे एक इंसान है जो कि हिंदी में बात करता है ना, लेकिन वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है ना, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जैक्टली। तो बस यही चीज़ है कि ना, उसका इंग्लिश से कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। हमारी सोच से लेना देना है। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जी रहे हो, आपको आगे अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको एक वो होता है ना कि द वे यू टॉक, वो आपका बहुत मैटर करता है। तो वहाँ पे एक इंग्लिश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो आनी चाहिए कि आप किसी से इंटरेक्ट कर लो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको डिक्शनरी पूरी खा जानी है बट इतना कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर लो और कोई भी उस फ्लॉ को ना पकड़ पाए, वो इतना तो आना चाहिए। तो इतना तो हम लोग सिखाते हैं। आपसे एक पर्सनल सवाल, एक नहीं 2-4 पर्सनल सवाल हैं। आउटफिट आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप अक्सर साड़ी में नज़र आती, तो सबसे फेवरेट आउटफिट आपका क्या है? सबसे फेवरेट आउटफिट, मुझे सूट्स बहुत पसंद है। अच्छा, है ना, और साड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, जब मैं ये पहनती हूँ तो ज़्यादा सुंदर लगती हैं आप। हाँ, जिनकी नज़रों में मैं चाहती हूँ मैं सुंदर लगूँ, उनको मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। भी आप सुंदर लगती हैं। थैंक यू। कलर कौन सा पसंद है आपको? कलर मुझे ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे फेवरेट मेरा है डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन मुझे बहुत पसंद है। जगह कौन सी पसंद है आपको जहाँ आप हमेशा घूमने जाना चाहेंगे, जहाँ बार बार घूमने जाना चाहेंगे तो भी आप बोर नहीं होंगी? वेनिस जाना चाहती हूँ, बट मैं अभी तक गई नहीं हूँ। दुबई मुझे बहुत पसंद है, और वैसे मुझे ना मतलब एक उदयपुर बहुत अच्छा लगता है। उदयपुर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक पीसफुल, मुझे मतलब पीसफुल लगता है। बेसिकली क्या है कि ना, मेरा जो नेचर बिहेवियर है, मुझे ना शांत जगह बहुत पसंद है। मुझे बहुत ब्यूटीफुल सीनरी होनी चाहिए। अच्छा। बहुत ब्यूटीफुल रूम होना चाहिए। जैसे आई एम हाईली चूजी कि मेरा रूम कैसा हो जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मैं इस चीज़ को लेके बड़ा स्पेसिफिक रहती हूँ कि मेरे रूम के अंदर कोई भी ना कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन रूम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो मुझे ना अपने आसपास खूबसूरती देखने का शौक़ है। और बाकी रही बात क्लबिंग और इन सब चीज़ों की, मुझे ये फालतू का शोर बिल्कुल पसंद नहीं है।
मुझे ऐसी जगहों पे जाना भी इनफैक्ट पसंद नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है, बीइंग अ हीलर, बीइंग ये सारी शांत चीज़ें, जगह आपको पसंद है? जो ये क्लब्स और ये सारी जगह जो हैं वहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे आई फील नेगेटिविटी, जस्ट बिकॉज कि जो लोग जो वहाँ पे जो आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन जो है, उनके अंदर वैल्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। तो माइट भी मुझे वो इतना बहुत ज़्यादा एक वो होता है ना सुकून सा, मुझे वहाँ पे वो नहीं महसूस होता। रैदर देन मैं प्रेफर करती हूँ किसी 5 स्टार के अंदर एक कैंडल लाइट डिनर और ये सारी सब चीज़ें, ये मुझे जो एलिगेंस और क्लास जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, रैदर देन शोर। ये सब चीज़ें नहीं। खाने में क्या पसंद है आपको? चिकन करी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और बाकी चॉकलेट्स पसंद, वो तो हर लड़की को पसंद होता है। हाँ। अच्छा, एक और सवाल कि अर्ली राइजर हैं आप, सुबह उठती हैं जल्दी? अर्ली राइजर मैं पहले थी, मतलब मैं 4 o'clock उठती थी, और उस टाइम पे फिर मैं मतलब तब मेरा बड़ा ही प्यारा स्केड्यूल था, मतलब मैं बहुत खुश थी। 4 बजे उठना, सबसे पहले जो कैट्स नीचे घूमती थी उनको दूध देना, फिर उसके बाद डॉग्स को फीड करना, काऊ को फीड करना, उसके बाद टेंपल जाना, वहाँ पे बैठना, मेडिटेशन करना, फिर घर आना, फिर वर्कआउट करना, उसके बाद फिर मेरा प्रॉपर जो स्केड्यूल होता था वो स्टार्ट होता था। तो मैं इस तरीके से सारी चीज़ें करती थी। अब कितने बजे उठती हैं आप? अब मैं 9 बजे उठती हूँ क्योंकि मैं सोती 2:30-3 बजे तक हूँ। क्योंकि मेरा काम जो है वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। एंड आई रियली विश कि मेरे ये जो नाइट वाली जो कंसल्टेशंस जो मैं क्लाइंट को देती हूँ, क्योंकि जो अब्रॉड के जो क्लाइंट्स हैं उनको टाइम मैनेजमेंट की वजह से मुझे उनको नाइट शिफ्ट वो मतलब इस तरीके से उनको कंसल्टेशन देनी पड़ती है, तो उससे मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। बट आई रियली विश उनका जो एक काम है वो हो जाए, ताकि मैं फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके ज़रिए ही सही लेकिन सोसाइटी में एक नई चीज़ कम से कम देखने को मिले, कुछ बदलाव हो, क्योंकि कहते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम होता है और आप उसी बदलाव में पूरा सहयोग कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आप जिस तरीके से लोगों को ट्रेन करती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ख़ासतौर से मेल्स पर आप ज़्यादा फोकस करती हैं इन दिनों, तो वो ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। और उसी कॉन्फिडेंस को आप जो आपके अंदर है वो दूसरे में वो कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।